हेलो डियर स्टूडेंट, हाजिर हूं मैं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर के आए हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है, इस पर जीवन कैसे आया, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, ये सारी बातें और इस पर पाई जाने वाली भू आकृतियों के विषय में भी जानेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारा चैप्टर सरल लैंग्वेज में। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके बाहर और अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो सही कहा है, हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है, ये मूवमेंट करती रहती है और इसके अंदर और बाहर जो है कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है? ये आपने सोचा होगा, कभी तो विचार आया होगा। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, आपने ये भी सोचा होगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, हम ये भी देखते हैं। एक प्याज की भांति पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज के ऊपर एक के बाद एक परत पाई जाती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कुछ परतों से ही बनी है। देखिए, यहाँ चित्र दिखाया गया है और ये ऊपरी सतह है, स्थल मंडल है, फिर इसके बाद मेंटल है, फिर जो है मेंटल से पहले कुछ सीमाएं आती हैं, यहाँ सीमा दिखा रखा है, और फिर आता है यहाँ करोड़ मेंटल, और फिर लास्ट में आता है करोड़। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ चित्र दिखा रखा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम पृथ्वी की जिस सतह पर रहते हैं उस सतह को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली होती है और यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। तो ये भी सोचने वाली बात है, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ बताई है। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं में क्या बताया गया है। संसार की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीके का क्वेश्चन है। संसार की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तेल को और खोज रहे थे तो उसके लिए इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर तक इसे टोटल खोद डाला। आगे है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल भी संभव नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी होगी। क्या ये संभव हो पाएगा कभी? क्या हम कभी पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच पाएंगे अंदर तक? तो ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए क्या बताया है आगे। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। तो सिलिका है और एल्यूमिना है, ये ऊपरी सतह, ऊपरी परत को बनाने में पूरा अपना रोल अदा करती है। इसलिए इसे Cl यानी कि सिसिलिका या एल्यूमिना इस नाम से पुकारा जाता है। और महासागर की परपट्टी मुख्यतः मैग्नीशियम और सिलिका की बनी है, इसलिए इसे सीमे या फिर सिसिलिका या मैग्नीशियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कौन सी सतह किस तत्व से बनी है। परपट्टी के नीचे मेटल होता है और जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ऊपरी सतह से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये मेटल होती है ये परत। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। तो कठोर चट्टानें बनती हैं निकल और लोहे से जो चट्टानें बनी होती हैं, तथा इसे नीफे यानी कि निकल या फेरस कहा जाता है। फेरस का मतलब भी लोह युक्त चट्टान को कहते हैं। केंद्रीय कोड का दाब
तथा तापमान काफी उच्च होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत ही गहरा जाने पर तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। सेल एवं खनिज के विषय में जानेंगे। ये सेल क्या होता है? आप सोचेंगे सेल तो ये घड़ी का सेल है, हम सेल डाल देंगे घड़ी में। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेल शब्द का अर्थ है चट्टाने। और खनिज आपको पता है जो मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं, जमीन को खोदकर हम जो अपनी आवश्यकता अनुरूप तत्वों को, पदार्थों को, धातुओं को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए खनिज हैं। तो देखिए, पृथ्वी की परपट्टी कई प्रकार के सेलों से बनी है, यानी कि चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की ऊपरी सतह को बनाने में सहायता करने वाले प्राकृतिक पिंडों को ही सेल कहा जाता है। और सेल विभिन्न आकार, रंग और गठन की हो सकती हैं। आपको पता है चट्टाने यानी कि सेल ये कई कलर की होती हैं। कोई नीली होती है तो आप समझ जाइए नीली लाल है तो वहां पर लोहे के अंश ज्यादा पाए जाते हैं। चमकदार है तो वहां पर एल्यूमिनियम और चांदी के अंश ज्यादा पाएंगे। तो आप देखेंगे कि लाल भुरभुरी मिट्टी उसके आसपास पाई जाती है तो फास्फोरस युक्त वह चट्टाने पाई जाती हैं। तो ये कई तरह की निशानियां होती हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस सेल, और अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और कायंत्रित यानी कि मेटामॉर्फिक। ये चट्टाने होती हैं 3 तरह की। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बनी चट्टानों को आग्नेय सेल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा आप सोचकर देखिए, आप लोगों के घर में, आप लोगों की किचन में जो ग्रेनाइट का पत्थर लगा है वह कौन सी चट्टान है? तो वह है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल 2 तरह की होती हैं, बहिर्भेदी सेल और अंतर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? आपने सोचा है कभी लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो कैसा दृश्य होगा? वास्तव में अग्नि की भांति लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के मुख से जो लाल द्रवित मैग्मा निकलता है वही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। परपट्टी पर इस तरह से बने सेल को ही बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जब ये लावा ज्वालामुखी के रास्ते ऊपर आकर के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो इसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। दक्कन का पठार क्या होता है? देखिए, जो ये हमारा भारत है, दक्षिण भारत है, ये हमारा यहाँ ये जो हिस्सा है ये दक्कन का पठार है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे और इसके विषय में हम आपको आगे और बताएंगे। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के भीतर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जरा सोचिए, ज्वालामुखी के रास्ते ऊपर आते समय जब लावा इधर उधर दरारों में चला जाता है या फिर रास्ते में ही स्वयं ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस चट्टानों या सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है, जो अंदर रह जाती हैं और चट्टान का रूप ले लेती हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, देखिए जो ग्रेनाइट आपके घरों में लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे, इसको इसी तरह से चट्टानों से काट करके निकाला जाता है। मसालों, लेई और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो दाने आप समझते हैं जो फर्श में डाले जाते हैं और चूर्ण होता है, ये सभी जो है ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ कुछ बताया गया है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का सिर्फ 0.5% हिस्सा ही परपट्टी है, 16% मेंटल और 83% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या
6371 किलोमीटर है। सेल चटक कर या लुढ़क कर, चटकना होता है टूटना, और लुढ़क कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जब हवा और जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, ये अदृढ़ यानी कि एक जगह पर मजबूती से न टिक पाना, अवसाद दबकर, ये अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ऐसी सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। देखिए, बहता हुआ पानी या नदी जब पत्थरों को कुरेद कर और मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है और उनको एक के ऊपर एक लेयर डालती रहती है, तो इस तरह से वो जम जाते हैं और दाब और ताप की वजह से वो चट्टान का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। रेत के दानों से बनता है बलुआ पत्थर। इन सेलों में जानवरों और पौधों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो भी इन सेलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अवसादी एवं आगन्य सेल उच्च दाब तथा ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। तो देखिए, ये जो ज्वालामुखी से बनने वाली पहली चट्टान है आगन्य, ये काफी वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक जब दबी रहती है और जो पानी के द्वारा बहाकर लाकर जमा की गई परतें हैं वो भी हजारों सैकड़ों वर्षों तक दबी रह सकती हैं। जब इतने ज्यादा वजन के कारण और पृथ्वी के अंदर से ताप के कारण ये परिवर्तित हो जाती हैं दूसरी चट्टानों में, जिनका नाम है कायांतरित चट्टानें। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सलेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये क्या है? ये कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग घर, सड़क और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का इस्तेमाल कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए चिबिट्टी यानी कि शटापू या किटकिट। तो आप पिट्ठू भी खेलते होंगे, जब 9 पत्थरों को जचा करके और जब कपड़े या रबड़ की बॉल से उसको गिराते हैं और फिर जचाते हैं, तो एक वो भी होते हैं। और 7 पत्थर होते हैं जिसे हम बिज्जो कहते हैं, और 5 पत्थर होते हैं, ये भी बिज्जो होती है, गिट्टी कहते हैं। पिट्ठू 7 पत्थरों वाली होती है और जो गिट्टी होती है जिन्हें हम गिट्टे खेलना बोलते हैं वो 5 पत्थर वाली होती है। आप अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों का पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ बात बताई है। तो देखिए, शब्दों के विषय में बताया गया है यहाँ पर। इग्नेस जो है लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, अग्नि। और नंबर 2 है मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। और सेडिमेंट्री, ये है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर जीवाश्म आया है। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों यानी कि उनके अंगों को ही जीवाश्म कहते हैं। और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल के दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल गया और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल में बदल गई। और दाब एवं ताप के कारण ये अवसादी तथा आग्नेय सेल
कायंत्रित सेल में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्मा, एक चित्र दिखाया गया है। ये मैग्मा है, यहाँ ज्वालामुखी से निकलता है और यहाँ आकर के ये जमा हो जाता है और ये होती है आग्नेय चट्टानें और फिर ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। उसके बाद ये कहीं पर बिछ जाती हैं। बिछ जाने के बाद ये बन जाती हैं अवसादी चट्टानें और ये अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें जब बहुत ही ज्यादा समय तक दबी रहती हैं, ऊपर से सूर्य का ताप, नीचे से पृथ्वी का ताप और ऊपर से और अन्य परतों तथा ऊपरी परत के वजन का दाब, ये सभी कंडीशन इसको कायंत्रित में बदल देती हैं। यहाँ है कायंत्रित। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। तो देखिए, इसे कहते हैं सेल चक्र। और ये जब यहाँ से हम मनुष्य इस्तेमाल कर लेते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन अत्यधिक दाब की वजह से यह फिर से पिघल जाता है और एक मैग्मे का रूप ले लेता है। अब है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित रासायनिक मिश्रण एवं निश्चित भौतिक गुण धर्म होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, उर्वरकों एवं औषधियों में भी होता है, जैसे कि लोहा, सोना, एल्यूमीनियम, यूरेनियम आदि। तो बहुत सारे खनिज हैं और सभी खनिजों का उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं और इन खनिजों के बगैर हम अपनी दुनिया को संभव नहीं समझ सकते। ये जितनी भी खिड़कियां हैं, ये जितने भी लोहे की चीजें बनी हुई हैं, जितने भी प्लास्टिक की चीजें बनी हुई हैं, जितने भी हमने इमारतें बना रखी हैं, ये बहुत सारी चीजें सब खनिजों से बनी हैं और खनिज हमारे शरीर में भी पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 2। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चैप्टर हम लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बोर्ड पर समझाने जा रहा हूं। अतः जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जल्द से जल्द जरूर बताएं कि आपको किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस क्वेश्चन के लिए या आपके उस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो बताइए आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? क्या वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है? और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक कमेंट तो बनता है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह से एनसीईआरटी और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए होने वाली भर्तियों के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।